हेलो स्टूडेंट। अब हम पार्ट 2 आगे का लेसन पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि एम हैमल जो है वो पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते थे, और अपने ऊपर भी ले रहे हैं ब्लेम वो कि मैंने भी तुम्हें कई छुट्टियां दे दी। उसके बाद वो क्या कहते हैं, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो उसके बाद एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करनी शुरू करी। तो वो कहते हैं कि ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है वर्ल्ड की, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। तो वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्लियर, साफ भाषा है ये, सबसे ज्यादा लॉजिकल है, और हमें इसको जरूर बचाना चाहिए और कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अब वो कह रहे हैं क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं किसी और देश के, अगर उन्हें लैंग्वेज आती है अपनी, तो वो वहां से आजाद होने की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको आती होगी तो आप जो देश है उसके ऑर्डर्स समझ पाएंगे, आप अखबार पढ़ पाएंगे, आप न्यूज सुन पाएंगे, देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे न्यूज को। और कुछ फाइट करना है, कुछ क्रांति करनी है, कोई रेवोल्यूशन करनी है, तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको आपकी लैंग्वेज आती होगी। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. उसके बाद उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और उनको पढ़ाना शुरू किया। फ्रांस को उस दिन बड़ी हैरानी हुई कि जैसे ही उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, उसे सब कुछ समझ आने लगा, एकदम से समझ आता गया। उसे बहुत ही आसान लग रहा था सब कुछ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन वो बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, और इसके अलावा एम हैमल जो हैं वो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही तसल्ली के साथ सबको सब कुछ समझा रहे थे। तो अगर हम ध्यान से पढ़ें, कंसंट्रेशन से पढ़ें, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि जैसे एम हैमल के पास जितनी भी नॉलेज थी, वो जाने से पहले वो सारी नॉलेज हमें दे जाना चाहते थे, और सब कुछ एक ही झटके में हमारे दिमाग में घुसा देना चाहते थे सब कुछ। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France, Alsace, France, Alsace. और उसके बाद उनकी राइटिंग का लेसन शुरू हुआ। उस दिन एम हैमल सबके लिए नई कॉपीज लेकर आए थे, और कॉपीज के ऊपर उन्होंने अपने सुंदर सी राइटिंग में फ्रांस एल्सेश लिखा हुआ था। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. वो कॉपीज जो थी वो ऐसे लग रही थी जैसे सुंदर सुंदर फ्लैग्स हों जो सब तरफ फैले हुए हैं, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी लग रही थी। उस दिन वो कॉपीज, बुक्स, सब कुछ फ्रांस को बहुत ही अच्छा लग रहा था। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. वो कह रहा है एकदम से जैसे ही कॉपीज मिली, सभी लोग एकदम से काम करना शुरू हो गए और बिल्कुल शांति थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper. इतनी शांति थी कि जो पेन से लिख रहे थे पेपर के ऊपर, उसकी भी आवाज गूंज रही थी। Once some beetles flew in. Beetles होते हैं कुछ उड़ने वाले कीड़े, भंवरे कह सकते हो। But nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. अब कुछ भंवरे जो थे बीच में उड़कर क्लास के अंदर आ गए, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया। इवन छोटे छोटे बच्चे जो थे उनका भी ध्यान उन पर नहीं गया, जो अपनी ड्राइंग बुक्स में कुछ बना रहे थे, और इतनी कंसंट्रेशन के साथ बना रहे थे जैसे वो भी
फ्रेंच लैंग्वेज हो। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons? और छत पर कुछ कबूतर बैठे हुए थे जो उस दिन बहुत ही हल्की आवाज में बहुत ही हल्की आवाज, दबी हुई आवाज निकाल रहे थे। वो भी ऐसा लग रहा था जैसे उदास हों। तो फ्रांस को ये दिमाग में आया कि क्या वो जर्मन जो हैं वो जो आएंगे वो पिजन्स को भी जर्मन में ही गाना सिखाएंगे। तो उसे इससे इस सेंटेंस से ये पता लगता है कि फ्रांस के दिमाग में बहुत ही डर बैठ गया था कि कल क्या होगा जब हमारे ऊपर कोई और राज करने आएगा, जब हम गुलाम हो जाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ। उसे एक बहुत ही डर सता रहा था। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब बीच में फ्रांस का ध्यान एम हैमल पर जाता था तो वो उसने देखा कि वो टीचर जो थे वो चुपचाप बिना हिले डुले अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और कभी वो एक चीज को देखते थे, कभी दूसरी चीज को। ऐसा लग रहा था जैसे इन सब की यादें वो अपने दिमाग में बसा रहे हैं। फैंसी, यहाँ फैंसी का मतलब है इमेजिन। For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. तो वो कह रहा है कि सोच के देखो 40 साल तक वो इंसान इसी जगह पर था, इसी क्लास में, इसी स्कूल में। Just like that. Only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. सिर्फ चेंजेस क्या हुए थे कि डेस्क और बेंचेस जो थे वो पुराने हो गए थे, जो कुछ पेड़ थे वो बड़े हो गए थे, और जो एक बेल उन्होंने लगाई थी खुद ही वो विंडो से चढ़ते चढ़ते छत तक पहुंच गई थी। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो उसे फ्रांस को ये लग रहा है कितना दिल टूट गया होगा उनका, एम हैमल का, स्कूल को छोड़ते हुए, कंट्री को छोड़ते हुए 40 साल बाद। और उनको जब आवाजें आ रही थी, ऊपर ही उनका घर था, क्लासरूम के ऊपर उनकी सिस्टर जो थी वो ऊपर मूवमेंट कर रही थी, पैक कर रही थी अपना सामान, क्योंकि उनको अगले दिन ही देश छोड़कर जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, bu. तो उसके बाद उनका हिस्ट्री का लेसन हुआ और जो छोटे बच्चे थे वो अपना अल्फाबेट्स को गाकर सुना रहे थे। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. अब पीछे ओल्ड हॉजर जो अपने अक्षरों की किताब लेकर आए थे वो चश्मा पहनकर और वो भी बच्चों के साथ ही अक्षरों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ उनके आंसू निकल रहे थे। His voice trembled with emotion. उनकी आवाज जो थी वो इमोशनल हो रहे थे इतने कि आवाज उनकी कांप रही थी। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और वो जिस तरह से अक्षर पढ़ रहे थे वो बहुत ही फनी लग रहा था और वो सब लोग साथ साथ हंसना भी चाहते थे लेकिन वो इमोशनल थे तो क्राई कर रहे थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। तो फ्रांस कह रहा है कि मुझे एक एक बात उस दिन की याद आ रही है जब लास्ट लेसन हुआ था हमारा। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. उसी समय 12 बजने का चर्च के क्लॉक में जोर से घंटा बजा, 12 बज गए और फिर चर्च की आवाज आई और उसी समय जो प्रशियन सोल्जर्स थे उनके बिगुल, ट्रम्पेट्स होते हैं बिगुल, उनके बिगुल बजने की आवाजें आई उनकी विंडोज के नीचे, वहीं से वो गुजर रहे थे। M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. अब M. Hamel अपनी चेयर से खड़े हुए बहुत ही कमजोर लग रहे थे क्योंकि
वो बहुत ही उदास थे। और फ्रांस कह रहा है कि मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा था। वो लंबे इसलिए लग रहे थे क्योंकि बहुत ही उदास थे और बहुत ही उनका मुंह लटका हुआ था। My friends, said he, I, but something choked him, he could not go on. अब वो उन्होंने कुछ कहने की कोशिश करी, लेकिन उनके शब्द उनके गले में अटक गए इमोशंस की वजह से, और उनका गला भर आया, वो कुछ नहीं कह पाई। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Viva la France. अब उनको जब वो कह नहीं पाए तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होकर उन्होंने चौक लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ वर्ड्स लिख दिए ब्लैक बोर्ड पर, वीवा ला फ्रांस। इसका मीनिंग ये है लॉन्ग लिव फ्रांस। उन्होंने ये लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और उसके बाद वो रुक गए और उन्होंने अपना सर जो था वो दीवार के साथ टिका दिया। लींड मतलब झुकाकर अपना सर दीवार के साथ टिका दिया और बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथ से एक इशारा कर दिया कि स्कूल खत्म हो गया है, तुम सब जा सकते हो। तो लास्ट में ये सीन, लास्ट का सीन बहुत ही उदास सीन है। एम हैमल बहुत ही उदास थे क्योंकि उनको स्कूल छोड़ना था और स्कूल के अलावा उन्हें कंट्री भी छोड़कर जानी थी अगले दिन। तो बहुत ही उदास हो रहे थे। So that's all. Thank you.